पेशे खिदमत है शगुफ्ता कवल के कलम से तहरीर करदा बहुत ही खूबसूरत नावल फ़कत तुम का एपिसोड नंबर 4। अगर आप दोस्तों को नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, लोगों के इतने रूप देखे ही कि अब किसी पर एतबार करने को जी ही नहीं मानता। एक आखिरी मौका दो, तुम्हारी सारी अजियतें तकलीफें ख़त्म कर दूँ, तुम्हारा खोया हुआ एतबार भी लौटाऊंगा, बस एक मौका। इस ने इसे आस से देखा तो सनम ने नजरें उठाई प्लीज। इस के देखने पर सिमान ने इल्तिजा की। वो आँखें साफ करती हुई उठी हो कि तुम सुबह जाकर मामा को ले आना, ये जाने बगैर कि वो उसे कितनी बड़ी खुशी दे चुकी है किचन से निकल गई। सुबह सिमान जाकर समरीन बेगम को ले आया था। सनम नहीं जानती थी कि इसने किया कि कर मनाया है, मगर इतना तो जानती थी कि वो इसको लेकर काफी परेशान रहती थी। बेशक वो कहती नहीं थी, मगर उसका इन अकेले बाहर जाना और खास तौर पर ऑफिस जाना उनको किसी सूरत गवारा नहीं था। वैसे भी जो पिछले चंद सालों में उनके साथ हो चुका था, वो उसे लेकर काफी हसास हो गई थी। राबिया बेगम ने इसका सामान सानिया के कमरे में ही सीट कर दिया था कि वो घुल मिल सके। वो भी खामोश हो गई, जहां इतना कुछ उन लोगों की मर्जी पर कर रही थी। ये भी सही, रूम सीट करते करते इन्हें बहुत देर हो गई थी, इसलिए ऑफिस वो जा नहीं सकी। सानिया इस के लिए चाय बनाकर लाउंज में ले आई तो वो मिलकर पीने लगी। मुझे रात देर से सोने और सुबह लेट उठने की आदत है, तुम एडजस्ट तो कर लोगी ना। हा हादू ताली, मेरी भी सेम स्टोरी है। सानिया ने इसके सामने हाथ फैलाया तो इसने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ रखा। मामा मेरी इस आदत से तंग रहती थी, अब एक और आ गई। सानिया हंसते हुए बोली, मेरी मामा भी आजिज थी, चलो अब दोनों मिलकर बोल लिया करेंगी और हम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करेंगे। सनम ने कहका लगाया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जून में लौट रही थी। किया कभी कभी कर रही हो, उठो बाकी फैलाव समीटू। समरीन बेगम ने उसको खलकर हंसते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं थक गई हूँ मामा, कौन सा पहाड़ तोड़ा है तुम ने? सारा कमरा तो साजिदा ने सीट किया है, हम तो जो मैंने हिदायत दी ही इनका किया। उसने कमर पर हाथ रखा उसकी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जबान चलते हुए कंची हूँ और चेरी को भी पीछे छोड़ देती ही। चलो आज कुछ काम के मामले भी चल गई। मामा आप तो चाहती हैं कि मैं गूंगी हूँ जाऊँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फिर मुझसे शादी कोई नहीं करेगा, तब आप ही रोएंगी। हाय मेरी एक ही बेटी थी, इसका भी नसीब ना खल सका, कोई नहीं तुम हमारे साथ रह लेना। सानिया ने मुफ्त मशवरा दिया, अभी ही तुम लोगों के साथ रोलूं। और वो जोमी ने अपनी सास नंदू को तगनी का नाच नचाने की प्लानिंग कर रखी है, इसका क्या होगा? सनम ने पलट कर जवाब दिया तो राबिया बेगम ने बेसाख्ता, नहीं मुझे तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्यों कि तुम्हारी मुतबक़े ननद और सास समझदार हैं, इन्हें पता है कि तुम अकल से फारिग हो, इसलिए वो तुम्हें सीरियस नहीं लेगी ही ना। मामा सानिया ने मुस्कुराते हुए मुंह की तरफ देखा ही, बस करो, तुम्हारी जबान की झिल्ली मिट गई होगी, अब उठो और जाकर बाकी काम भी निपटाओ। इसको पटरी से उतरता देखकर समरीन बेगम ने उसे घोरा, ये लड़की कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। आओ सानिया, इस जहम में अब गुजारा नहीं। मसनूई आही भरते हुए वो सानिया का हाथ पकड़कर उठ गई। भाभी सनम की शादी के बारे में क्या सोचा है? उनके उठने के बाद राबिया बेगम बोली, मेरा बस चले तो उसी हफ्ते मैं रुखसत कर दूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बाबा तो उसके पहले चले गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही उसकी शादी कर दूं, मगर ये माने भी तब ना। अभी कुछ दिन पहले एक इतना अच्छा रिश्ता आया था, लड़का पढ़ा लिखा अच्छी जॉब करता था, मगर इस लड़की ने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया। कहती है आपको छोड़कर नहीं जा सकती। समरीन बेगम ने आहिस्तगी से कहा, किसी ऐसी जगह कर देना जहां आप इसकी और ये आपकी आंखों के सामने रहे। राबिया बेगम ने गोलमोल अंदाज अपनाया, कैसी बातें कर रही हैं, ये तो नादान है। अब भला मैं बेटी के घर जाकर रहती अच्छी लगूंगी तो बेटी के घर जाकर रहने को कौन बोल रही है? बेटे के घर में तो रह ही सकती है। मैं समझी नहीं आप कहना किया चाह रही हैं। देखो समरीन, नूर मेरे मरहूम भाई की इकलौती निशानी है और मैं उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। इन्होंने इसका हाथ थामकर कहा, मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए होगा? मेरी बेटी हमेशा के लिए अपनों के साए में रहेगी। मगर किया वो सीधी होकर बैठी सिमान से पूछा, आपने देखी भाभी, मैं कोई भी लगी लिपटी रखे बगैर बात करूंगी। कुछ दिन पहले मैंने सिमान से बात की थी, तब उसने कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि मेरी रजामंदी में ही अपनी रजामंदी दी थी। और कल उसने खुद मुझसे बात की है। ठीक है भाभी, मैं नूर से बात करूंगी, हम कर लेना, मगर जल्दी, क्योंकि सिमान चाह रहा है कि एंगेजमेंट कर ली जाए। शादी सानिया और हारून के साथ ही 1 साल बाद कर लेंगे जी। आपा में कोई मौका देखकर बात करती हूँ, ऐसा ना हो कि बगीर जाए। इन्होंने कहा तो राबिया बेगम ने सर हिलाया। शाम का वक्त था, हल्की फली हुआ चलने की वजह से गर्मी की हिद्दत में कुछ
कमी वाकई हुई थी। वो अपना लैपटॉप और एक रजिस्टर लिए टेरेस पर आ बैठी और गूगल खोलकर कुत्तों से बचने के तरीके ढूंढने लगी। एक दो वेबसाइट से इसको मतलूबा मालूमात नजर आए तो वो मैन पॉइंट्स रजिस्टर पर नोट करने लगी। ऐसी सूरत में कुत्ते को मुस्कुरा कर मत देखें, लो कुत्ता ना हो गया क्रश हो गया जिसको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना है। मेरे तो हवास ही ठिकाने पर नहीं होंगे, मुस्कुराहट किसको याद हो। पॉइंट नंबर 2, दहशत ज़दा ना हूं, सामने कुत्ता खड़ा हो और वो आपकी जान की भी दरपे हो तो दहशत ज़दा ना हूं। तो किया लड़ेर डालने की शक्र है, तूने मुखड़ा तो दिखाया। आंखों में देखने से गुरेज करें कुत्ता है कि महबूबा जिस से नजरें चरानी ही वो नोट करने के साथ साथ तबसरा भी कर रही थी। वो लैपटॉप में इतना मगन थी कि सिमान कब इसके पास आकर बैठा उसे खबर ही ना हो सकी। कभी भी चीखने या चलाएं मत, ऐसा करना कुत्ते का गुस्सा बढ़ा सकता है। रुक जाएं और पर सुकून रहें। अगर एक से ज्यादा कुत्ते हों तो भी ऊपर दिए गए इक़दामात पर अमल करें। अल्लाह ना करे कभी एक से ज्यादा कुत्तों का सामना करना पड़े। इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। सिमान के क़हक़हे से इस ने सर उठाया तो उसको हंसता पाकर इसको तब चिढ़ी किया। मसला है ये तुम्हारा ही फैलाया हवा झुंझट है मेरी बात याद रखना। अगर तुम्हारे इस टोनी ने मुझे काटा ना तो अपने साथ साथ तुम्हें भी 14 टीके लगवाऊंगी। सनम हाथ में पकड़ी पेंसिल उसकी तरफ उछालते हुए बोली, मुझे क्यों? इसने हंसी रोककर पूछा, क्योंकि मुझे लगवाने पड़ेंगे ना हो तो यूं कहो ना, एक जान दो कालिब वाला मसला। सिमान ने बात को मर्जी का रुख दिया। अपने इस टोनी को समझा देना कि मुझे तंग मत करे वरना किसी दिन बहुत मारूंगी उसे भी और इसके दोस्त को भी, समझे। इसको वॉर्न करती हुई चीजें समेट कर उठ गई। हम तो मार खाने को भी तैयार बैठे हैं, तुम मारने वाली तो बनो। बड़बड़ाते हुए वो हनसा हारून और सिमान ऑफिस जा चुके थे। सानिया यूनिवर्सिटी की दोस्तों के साथ निकल गई थी। हमेशा की तरह इसकी लेट आंख खली थी। राबिया बेगम ने साजिदा से कहकर इसका नाश्ता बनवाया। जल्दी जल्दी वो नाश्ता करती अपना बैग लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। कहीं जा रही हो नूर? समरीन बेगम ने पीछे से आवाज दी। मामा ऑफिस जा रही हूँ, 3 छुट्टियां कर चुकी हूँ। ये कौन सा टाइम है ऑफिस जाने का? 10:30 हो रहे हैं। तुम्हारे बाप का राज नहीं है, जब दिल चाहेगा उठकर चल पड़ोगी। सूरी यार मामा लेट हो गई ना, अब आप डांट कर मजीद लेट करवा रही हैं। अपना हिसाब रख लें, शाम को पूरा कर लीजिए गा। अल्लाह हाफिज। वहीं से इन्हें इशारा करती वो बाहर की तरफ भागी। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। गुनगुनाती हुई वो गेट के पास खड़ी अपनी स्कूटी की तरफ जा रही थी। जब किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा खींचा, उसने मुड़कर देखा तो उसके औसान खता हो गए। इसने जल्दी से मुंह पर हाथ रखकर चीख रोकी। मदद के लिए इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। चौकीदार शायद गेट के बाहर बैठा था। लग किया हवा है? इसने डरते डरते पूछा। जवाब में वो भौंका तो सनम एक कदम लड़खड़ा कर पीछे हटी। रात वाली रिसर्च इसके जहन में थी कि कभी भी कुत्ते को चार्ज नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? देखो मेरे पास अभी बिस्किट नहीं है, तुम रुको मैं देखती हूँ अगर कोई चॉकलेट मिल जाए। उसने जल्दी से बैग में हाथ डाला और एक चॉकलेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। ये लो, बस एक ही है कि तो मैंने अपने लिए थी, मगर चलो तुम ले लो, तुम्हारी खातिर ये कड़वा घूंट भी भर लेती हूँ। ले लो ना, मुझे बहुत लेट हो रही है। उसने चॉकलेट पर से रेपर उतारा, आधी तोड़कर अपने मुंह में डाली और आधी उसने छोड़कर पीछे होकर टोनी के मुंह को लगाई। हाय, वो कहते हुए गेट की तरफ बढ़ी तो टोनी जल्दी से आगे आकर खड़ा हुआ। क्या मसला है, तुम क्यों? ओह गॉड, ये वफादारी निभा रहा है। इसके जहन में सिमान की इसे दी गई हिदायत गूंजी कि उसे अकेले बाहर ना निकलने दिया जाए। इसने लॉन में जाकर सिमान को फोन मिलाया। सिमान, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है। मेरी आधी चॉकलेट भी खा चुका है, मगर ऑर्डर तुम्हारे फॉलो कर रहा है। इसने दंत पैसे सिमान ने बेसाख्ता कहका लगाया। तो मेरा गार्ड तुम्हारी मुकम्मल निगरानी कर रहा है, मैंने इसकी जान ले लेनी है। इसको समझाओ, मुझे बाहर जाना है। कहीं जाना है? सिमान ने पूछा। ऑफिस आना है। और कहीं जाना है मुझे? वो झुंझलाई। अच्छा फोन दो उसे। कैसे? चौकीदार को? वो तो गेट पर नहीं है, शायद बाहर खड़ा है। ये मुझे जाने देगा तभी जाऊंगी ना। नहीं, चौकीदार को नहीं, टोनी को फोन दो। सिमान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वॉट? कुत्ते को फोन दूं? दिमाग ठीक है? वो दबी दबी चीखी। ये जिन्नों की तरह हंसना बंद करो, इसका कुछ करो। इसको मुसलसल हंसता सुनकर उसको तब चढ़ी। ओके, मैं जियाद को करता हूँ कॉल। 5 मिनट वेट करो। 2 मिनट के बाद जियाद उसे अंदर आता दिखाई दिया। इस ने टोनी को बंधा सनम शक्र करती स्कूटी लेकर बाहर निकली। ऑफिस पहुंची तो अपने कैबिन में किसी और लड़की को बैठा पा कर उसे हैरानगी हुई। गोया कि वो शफक को इस्ट कर रही थी, मगर कैबिन अभी तक वही इसके जेर इस्तेमाल था। सुनो, ये मेरी जगह किसी और को क्यों दे दी? वो सिमान के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई। क्योंकि तुम इस पोस्ट पर से रिजाइन दे चुकी हो ही। मैंने कब दिया? तुमने नहीं दिया, मगर मैं ने एक्सेप्ट कर लिया है। सिमान ने फाइल से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। तुम मुझे ऑफिस से निकाल रहे हो?
नहीं यार निकाल, कह रहा हूँ तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीट निकाली है, मुझे नहीं करना वो बोरिंग हिसाब किताब। इसने मुंह बनाया तो फिर क्या करना है, ऐसा जिसमें कुछ एडवेंचर हो। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। खतरों के खिलाड़ी शोरोहत शेट्टी का ही मेरा नहीं। सिमान ने इसको पर जोश होता देखकर ठंडा करना चाहा। तुम्हारा हो भी नहीं सकता, जिद मत करो, वो जॉब तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं थी, इसलिए किसी और को रख लिया। अच्छा बताओ कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है। इसका लटका मुंह देखकर सिमान ने हार मानी। मुझे तुम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में भेज दो, ठीक है। मैं कहता हूँ इलियास से वो अपॉइंटमेंट लेटर बनवा देता है, तब तक तुम चाहो तो विजिट कर सकती हो। ठीक है मैं जाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे कोई कह रहा था कि ऐना में बहुत नखरा है, मुझसे नहीं किसी के नखरे उठाए जाते। हारून जो सिमान के ऑफिस में ही बैठा था यूं इसकी हर बात मानता देखकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, ने तो ऐसे ही एक बात की है, तुम्हारी इन बातों को मैं खूब जानता हूँ। इंसान बिन जाओ वरना। सिमान ने फाइल उसके सर में मारी। क्या कर लोगे? मत भूल के तुझे सानिया से शादी करनी है, अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर करते रहना। ओह हेलो करनी है, नहीं हो चुकी है, निकाह हो चुका है। पीछे किया रह गया हारून करते हुए बोला तो वो दंत कुचकिचाकर रह गया। उन लोगों को राबिया बेगम के हमशफ हुए 1 माह हो चुका था। आजकल सनम अक्सर सर दर्द की शिकायत करती पाई जाती थी, कोई काम ना होने के बावजूद थकावट इस पर सवार रहती। अब भी वो मुंह लपेटे पड़ी थी जब सानिया उसके लिए केक लेकर आई। उन 1 माह में उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। नूर क्या हवा है? इसको औंधा पड़ा देखकर इसने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। तुम बताओ कोई काम है? हमने तुम्हारे लिए केक लाई थी, खाओ। गेहूं लाओ दो। केक का नाम सुनकर वो उठ बैठी। ये किस बचा हुआ उठा लाई हो इसको? छोटे से डब्बे से तीसरा हिस्सा केक निकालते देखकर उसने पूछा। यूनी में एक दोस्त की सालगिरह थी तो हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट की है। केक काटने के बाद मैंने खास तुम्हारे लिए उठाकर रख लिया। हालांकि सबने बहुत शोर मचाया मगर मैंने कहा ना जी, मेरी जान के लिए तो लाजमी लेकर जाऊंगी। थैंक यू सुनी इस की इतनी मोहब्बत पर सनम मुस्कुराई। दोस्ती में नो थैंक नो सूरी जसट चल। हाँ सही है, एक बात पूछूं तुमसे? केक का बाइट लेते हुए सनम बोली, अभी मैंने बकवास की है कि दोस्ती में नो फॉर्मेलिटीज। इसने जवाबान घोरा। ओके तो ये बताओ कि ये हारून और तुम्हारा क्या चक्कर है? सनम ने खाली डब्बा डस्टबिन में फेंका और दोनों हाथ आपस में मिलकर ही साफ कर लिए। क्या मतलब? कौन सा चक्कर? इसने हैरानी से उसे देखा। मैंने कल रात तुम दोनों को झूले पर बैठे देखा था। रात उसे अपना दम घट्टा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। इसकी आंख खली तो सानिया को गायब पाया। शायद पानी पीने गई होगी, सोचते हुए वो टेरेस का दरवाजा खोलकर खड़ी होगी कि कुछ देर ताज़ा हवा से तबीयत बहल जाए। तो इन दोनों को लॉन में रखे झूले पर बैठा पाया। उनको इतना करीब देखकर इसे हैरानी हुई। उस वक्त जाकर पूछने की बजाय उसने सानिया से अकेले में पूछने का सोचा। अच्छा वो हारून को काफी पीनी थी तो उसने मुझे कहा कि बना दूं, फिर हम वहीं बैठकर बातें करने लगे। मगर बातें जरा दूर बैठकर भी की जा सकती थी, ये कंधे पर सर रखकर बैठना समझ नहीं आया। क्या हो गया? अपने शौहर के ही कंधे पर सर रखा था, कोई गैर तो नहीं था जो तुम इतनी तफ्तीश कर रही हो? अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो नजल होती इस पर चढ़ दौड़ी। मगर सनम इसकी बात सुनकर पूरी की पूरी अचली थी। वॉट? किसका शौहर? कौन सा शौहर? तुम तो ऐसे चीख रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि किसका शौहर। इसको इतना शदीद रद्दमल देता देखकर उसने मुंह बनाया। मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी कब हुई और तुम दोनों फिर अलग क्यों रहते हो? इसने हैरानी से पूछा कि अगर शादीशुदा ही तो अलग अलग कमरों में क्यों रहते हैं? चल झूठी एक्टिंग कर रही हो। सनम को लगा उसे चढ़ा रही है। यार सच्ची मुझे नहीं पता। तुम बताओ। 2 साल पहले लंदन में ही हमारा इनका हुआ था। रुखसती मेरी स्टडी कंप्लीट होने तक पेंडिंग में रखी थी। और ये तुम्हें कैसे नहीं पता? फपो तो जानती ही हैं। याद आया, मुझे मामा ने बताया तो था कि फपो की बेटी का निकाह हो गया है, मगर मैं ध्यान नहीं दिया। तब तुम्हें हम कहाँ अच्छे लगते थे? सानिया उठकर अपनी किताबें और बैग समेटने लगी। बिल्कुल, इसने जुटाई से इतिराफ किया। मर जाओ तुम मोटी। सानिया इसको कहती कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। सनम सिमान की ऑफिस में बैठी थी। सिमान ने इसे काम का कहकर बुलाया और फिर मसरूफियत का बहाना कर कीबीट करने का बोला। हालांकि वो लैपटॉप पर फेसबुक स्क्रोलिंग कर रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन नजर न आने की वजह से सनम इसकी मसरूफियत से बेखबर थी। 1 घंटे से बैठी अब वो उकता चुकी थी। इतनी देर वो खामोशी से टक्कर बैठने वालों में से नहीं थी। बैठे बैठे वो कमरे की हर एक चीज अजबर कर चुकी थी। स्क्रीन की ओर से उसे देखता सिमान इसकी मुतवज्जह होने से पहले ही नजरें हटा लेता। तंग आकर उसने मोबाइल उठाया और मसरूफ हो गई इसका ध्यान बट्टे देखकर सिमान मुकम्मल तवज्जो से उसे देखने लगा। अचानक सनम को अपने सर में दर्द की एक लहर उठती महसूस हुई तो उसने कनपटी मुसल्ली। तुम ठीक हो? सिमान ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, अचानक से सर में दर्द शुरू हो गया है। थकावट की वजह से होगा, चाय काफी पी लो।
मंगवाऊं उसने इंटर काम की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तुम अभी फ्री नहीं हो तो मैं अपने कैबिन से जाकर टैबलेट ले आऊं। सनम ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा जाओ। वो जल्दी से बाहर निकली। कैबिन में आकर टैबलेट ली और कुर्सी पर आंखें मूंदे टेक लगा गई। सुनो तुम्हारे बॉस अपने रूम में ही, ऐना ने इसके कैबिन में आते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। तुम्हारा बॉस तो ऐसे बोल रही है जैसे दोस्त नहीं बीवी हो। इसने झुंझलाते हुए सोचा। आजकल इस पर अजीब सी झुंझलाहट तारी रहती थी। खैर मुझे ये वैसे भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरा मोबाइल तोड़ा है। उसने कौन सा जानबूझकर तोड़ा था, गलती से हो गया होगा। इसने खुद ही सफाई दी। लो भला गलती कैसे? इसको नजर आ रहा था ना कि मैं मसरूफ थी। इसने सर झटका। ऐना के साथ लंच के लिए निकलते सिमान ने इसे खुद के साथ बातें करते देखा। ऐना तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ऐना को भेजकर वो उसकी तरफ आया। हूँ तो सूरी तो बोल सकती थी ना, किया हुआ इसको खुद से बड़बड़ाते देखकर उसने पूछा भाड़ में जाए यार, नहीं चाहे इसकी सूरी अब की बार थोड़ा सा ऊंची बोली तो। सिमान ने हैरत से उसे देखा। सनम सिमान ने इसका कंधा पकड़कर हिलाया तो वो होश में आई। जी मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ। कहीं किया काम है? कुछ नहीं, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। अगर घर जाना चाहो तो चली जाओ। प्लीज तुम हारून से कह दो मुझे ड्रॉप कर दे। मुझे नहीं लगता मैं ड्राइव कर पाऊंगी। मैं छोड़ दूँ? नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं हारून या ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो कोई मेडिसिन ले लेना। सिमान ने ताकीद की और पलट गया।